हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। फिर से आप लोग जुड़ चुके हैं हिंदी वाली क्लास में। और ये हिंदी वाली क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि ये चैप्टर है 7वां चैप्टर, परंपरा का मूल्यांकन। तो चलिए करते हैं चुटकियों में इसको याद। तो अंत तक जरूर देखे बुआ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जातीय है ना, अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का क्या प्रभाव पड़ा है। ये सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये अस्मिता होता क्या है। अस्मिता एक ऐसा वर्ड है जो लोगों को, एक अस्मिता मतलब पहचान होता है, पहचान होता है, पहचान जो किसी समूह को पहचान दिलाता है और उसे गर्व महसूस करवाता है। लोगों सबको देखे होइएगा, आपने अति पर लिखवाएगा, है ना, बाइक सब पर राजपूत, गुप्ता जी, शर्मा जी, जो रहेगा वो सब अपना लिखवाएगा, है ना। तो जो लिखवाता है वो क्या करता है, जातीय अस्मिता को दर्शा रहा है, अपने वर्ग के समूह को दिखा रहा है वो, इसे जातीय अस्मिता कहते हैं। तो जातीय इस अस्मिता के दृष्टि से इतिहास का क्या प्रभाव रहा है, तो क्या रहा है बोरे, तो ये याद रखना आपको, विच्छिन्न और अविच्छिन्न। देखिए, इतिहास का प्रभाव जो है रहा भी है, लगातार भी रहा है और लगातार नहीं भी रहा है। तो ये दोनों हो जाएगा बुआ जी, है ना, विच्छिन्न और अविच्छिन्न, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हुआ, साहित्य की परंपरा पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य के अगर पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, साहित्य रामविलास शर्मा जी का जो चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन, इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो रामविलास शर्मा जी बार बार एक बात पर प्रहार करते हैं, जोर देते हैं। इस बात पर, तो समाजवादी व्यवस्था पर। किस पर बुआ जी, समाजवादी व्यवस्था पर, समाजवादी व्यवस्था पर बार बार प्रहार कर रहे हैं, बार बार जोर दे रहे हैं। जो समाजवादी व्यवस्था अगर होगा तो पूरा व्यवस्था ठीक हो जाएगा, मार्क्सवादी व्यवस्था होगा तो पूरा व्यवस्था ठीक हो जाएगा, सब किसी को लूटा खसोटा नहीं जाएगा, है ना, किसी एक व्यक्ति के हाथ में अधिकार नहीं रहेगा। ये समाजवादी में बार बार जोर दिया गया है, ठीक है। क्यों, और एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, जो रूस में कौन सा शासन चल रहा था, राजशाही, है ना, राज शासन, चलिए राजशाही, है ना, राजशाही शासन चल रहा था, उसका अंत हुआ। यहाँ पर चल रहा था राजशाही मतलब सामंतवाद चल रहा था, और सामंतवाद को अंत करके कौन सा व्यवस्था शुरू किया गया बोली, समाजवादी व्यवस्था शुरू किया गया। आप लोग पढ़े भी होइएगा इतिहास में। तो क्या हो जाएगा, किसको अच्छा मान रहे हैं, समाजवादी को अच्छा मान रहे हैं, ये याद रखिएगा आप। साहित्य निर्माण, निर्माण मतलब रचना करना होता है, बनाना होता है। तो साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की क्या भूमिका है बउआ। अगर जिसको ज्ञान नहीं है साहित्य का, उस व्यक्ति को अगर कह दीजिएगा साहित्य का निर्माण करने के लिए, तो कथी निर्माण करेगा, गलती सलती बात लिख देगा, ठीक है। अब वही गलती बात को, साहित्य को तो सब पढ़ता है, अब वही साहित्य की बात आप भी पढ़िएगा, आप मास्टर भी, हमारे जैसे मास्टर है ना, को भी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब वही गलती सबको ज्ञान चला, यानी कि साहित्य को पढ़ाने के लिए प्रतिभाशाली व्यक्ति का निर्णायक भूमिका होता है, वो निर्णय करता है, वो दिशा तय करता है। इसीलिए कहिएगा साहित्य के निर्माण में, साहित्य को लिखने के लिए निर्णायक भूमिका होता है। नगण्य मतलब कोई भूमिका नहीं होता, ऐसा नहीं है, साहित्य लिखने वाला का पूरा भूमिका उसी का होता है, वह है ना, क्या होगा, निर्णायक भूमिका होता है। आप पढ़ रहे हैं तो आपके एग्जाम में किसकी भूमिका रहेगी, आपकी निर्णायक भूमिका है। आप नहीं होगा तो कैसे एग्जाम पास होइएगा, है ना। ये इसे निर्णायक भूमिका होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, राजशाही शासन कहाँ थी, अभी बताए हैं राजशाही शासन कहाँ थी, रूस में थी। और वहां पर के शासन को अंत करके कौन सा व्यवस्था लागू किया गया, समाजवादी व्यवस्था लागू किया गया। उसी व्यवस्था को हमारे भारत में भी रामविलास शर्मा जी लागू करना चाहते हैं, ठीक है। कहाँ थी, रूस में थी। अगला क्वेश्चन हुआ, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए जरूरी है। परंपरा का ज्ञान उसके लिए जरूरी है जो क्रांतिकारी साहित्य का रचना करना चाहता है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए जरूरी है माय डियर, जो साहित्य, क्या क्रांतिकारी साहित्य का क्या करना, रचना करना चाहता है, जो एक नया साहित्य का रचना करना चाहता है, एक नई सोच को उजागर करना चाहता है, उन व्यक्तियों के लिए परंपरा का ज्ञान होना जरूरी है, उन व्यक्तियों के लिए परंपरा का ज्ञान होना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा,
तो देखिए जो लकीर का फकीर नहीं उपयोगी साहित्य का रचना, देखिए क्या लिखता है, जो उपयोगी साहित्य की रचना नहीं करना चाहता, गलती बात है ना। जो लकीर के फकीर न होकर क्या करना चाहता है, क्रांतिकारी साहित्य का रचना करना चाहता है, जो क्रांतिकारी साहित्य का रचना करना चाहता है। ठीक है वो। अगला है निराला साहित्य साधना। निराला साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? देखिए निराला साहित्य साधना जो है इसके रचनाकार हमारे रामविलास शर्मा जी है ना, और इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला है। ठीक है बुआ। तो निराला साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो कौन है वह? रामविलास शर्मा जी। अगला है लेखक रामविलास शर्मा गांव का क्या नाम है? उनके गांव का नाम है उच्च, है ना, उच्च गांव नाम है। क्या हुआ? उच्च गांव नाम है, ये याद रखना आपको। जो उनके गांव का नाम है उच्च गांव सानी। ये देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पर उचगा लिखा है, उच्च गांव सानी है, ये कंफ्यूजन के लिए उचका गांव ऐसे करके देगा। तो उच्च गांव सैनी भी नहीं, देखिए सैनी भी दे देगा तो कंफ्यूज नहीं हुआ, सानी। सानी। ठीक है, तो उच्च गांव सानी है। कौन है वो? उच्च गांव सानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं होता है, ये किस निबंध में लिखा गया है? तो हमारे परंपरा के मूल्यांकन में ऐसा लिखा गया, जो भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं होता है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, ये लाइन कहां से लिया गया है? तो हमारे परंपरा के मूल्यांकन चैप्टर से लिया गया, चैप्टर नंबर 7 से लिया गया। इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी। इनका गांव क्या? उच्च गांव सानी। सानी सुने, सानी है पूरा। तो परंपरा के मूल्यांकन गांव से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हुआ रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ? तो रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 में उच्च गांव में हुआ। कहाँ हुआ? उच्च गांव। कौन सानी? तो सानी, सीधे सानी। ठीक है, उच्च गांव सानी में रामविलास शर्मा जी का 1912 में जन्म हुआ। याद रखिए निराला साहित्य साधना की रचना किसने की है? रामविलास शर्मा ने की है। ठीक है, बड़े भाई की रचना किसने की है? रामविलास शर्मा जी ने की है। अगला क्वेश्चन हुआ परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक साहित्य की निबंध विद्या क्या? ये क्या है परंपरा के मूल्यांकन? कहानी रहता तो कहानी सुनाते, लेकिन ये तो निबंध है। वो क्या है? निबंध है। तो परंपरा का मूल्यांकन क्या है? एक निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? एक निबंध है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट अगला है वो लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं? तो 1949 से 1953 तक वो परंपरा वो क्या रहे हैं बुआ जी? तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं। तो कब से कब तक? तो 1949 से 1953 तक। ठीक है बुआ। जन्म कब? 1912 में। कहाँ हुआ? उच्च गांव में। कहाँ हुआ? उच्च गांव सानी। उच्च गांव सानी में। प्रमुख रचना निराला साहित्य की साधना। अगला क्वेश्चन है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह किस पंक्ति? देखिए अभी बताया भौतिकवाद का अगर बात होता है, द्वंद्वात्मक का अगर बात होता है, तो किस चैप्टर से लिया गया है? ये लिया गया परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया। कहां से हुआ? परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया है ये बात। ठीक है, स्वाधीनता का भी बात होगा। स्वाधीनता भी किससे लिया गया? परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया। अगला है सामाजिक समाज विकास के क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील माना गया? चिकर चिकर के हमारे रामविलास शर्मा जी बोल रहे हैं जो समाजवादी व्यवस्था, समांती से अच्छा क्या है? समाजवादी व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था है, व्यवस्था है। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। आपके बुक्स में पूंजीवादी आंसर दिया होगा, जो कि गलत है। पूंजीवादी इसका आंसर नहीं होगा, ये गलत है। आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका सही आंसर होगा समाजवादी व्यवस्था। ये आपको याद रखना ये बात। ठीक है बुआ, किताब में हो तो सुधार कर लेना है। मनुष्य और
परिस्थिति का संबंध है। तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या चीज है? तो मनुष्य का सापेक्ष है, मित्रवत है, निरपेक्ष है, द्वंदात्मक है ना। मनुष्य और परिस्थिति, मनुष्य जो होता है या मनुष्य की जो परिस्थिति होती है उसमें द्वंद्व चलता है हमेशा। मनुष्य चाहता है शांत रहे, लेकिन उसकी परिस्थिति हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए उतारू कर देता है, उसमें द्वंद्व चलता है। ये क्या है? मनुष्य और परिस्थिति का संबंध द्वंदात्मक है। वो क्या है? द्वंदात्मक है। अगला क्वेश्चन, जार शाही शासन कहाँ है? जार का शासन, एक क्वेश्चन भी है बहुत बेहतरीन इतिहास का। जो जार क्या था? तो रूस का सम्राट था, है ना। तो यही जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्य, है ना, साहित्यकार कौन है? तो एक साहित्यकार हुए, उनका नाम है क्या हुआ? देखिए, तोल्स्टोय। ये रूस के, है ना, रूस के साहित्यकार है। तोल्स्टोय रूस के साहित्यकार है, जो जार शाही रूस के, जब जार का शासन चल रहा था उस समय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले साहित्यकार थे वो। अगला है वो बड़े भाई किस लेखक की रचना? बड़े भाई किसने लिखा है अभी बताए हैं। निराला साहित्य साधना की रचना पूछेगा तो ये रामविलास शर्मा जी, है ना। और पूछेगा बड़े भाई की रचना तो कौन हो जाएगा? बड़े भाई राम है, बड़े भाई राम, ऐसे करके याद रखना। बड़े भाई तो राम जी बड़का भाई है ना, विशाल है, बड़े हैं, तो इसे हो जाएगा रामविलास शर्मा। ओके, क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? देखिए, आलोचना मतलब ये होता है कमेंट करने वाला, उस पर क्या करने वाला? कमेंट करना, आलोचित, क्रिटिक होता है वो सब। जैसे अभी जो रील्स फिल्स अगर कोई गलती रील्स बना देता है कुछ हो, तो उस पर रोस्ट करते हुए देखते हुएगा, देखो भाई ये किस तरह से बात कर रहा है, इसको देखो, इस प्रकार से बनाता है लोग, तो रोस्ट करना। तो रोस्ट भी एक प्रकार का आलोचना है, ये भी एक प्रकार का क्या है? आलोचना। तो उसी प्रकार से उस समय तो राइटर सब लिखता था तो उसका आलोचना, उस समय तो रील्स नहीं बनता था आप लोगों की तरह, उस समय क्या होता था? लिखता था, साहित्यकार तो था, तो उस समय सब क्रिटिक करता था, उसका आलोचना करता था। सबसे बड़े आलोचनाकार कौन थे? वो रामविलास शर्मा जी, जिन्होंने बड़े भाई की एथेंस, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस यूरोप में है। एथेंस कहाँ है? वो यूरोप में है। एथेंस कहाँ है? यूरोप में है। एथेंस कहाँ है? वो यूरोप में। क्वेश्चन है, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध रखता है? देखिए, धन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध नहीं रखता है, ऐश्वर्य भी नहीं, नहीं खर्च बचत जो होता है वो भी, है ना। साहित्य जो होता है मनुष्य के पूरे जीवन का एक ब्यौरा होता है। तो साहित्य जो है मनुष्य के संपूर्ण जीवन का, है ना, क्या होता है? संबंध होता है। ठीक है वो। अगला क्वेश्चन है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है? एक बहुत ही महान कवि हुए लैटिन, वर्जिल जो थे, जो लैटिन भाषा में लिखते थे, तो उनके, है ना, उन पर एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। अंग्रेज के कवि है वो, उनका नाम है टेनीसन। टेनीसन कवि ने अंग्रेज कवि है, उन्होंने क्या लिखे? इन पर एक अच्छी कविता लिखी है, बड़ी कविता है ये, है ना। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अभी हम बता दिए ना आपको किस पर मिला है। तो साहित्य निराला साहित्य साधना पर उनको पुरस्कार मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। बड़े भाई ये भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है बुआ। अगला क्वेश्चन है, एथेस्ट, बस बस खाना खा, बस एथेस्ट हो गया, बहुत है यार। एथेस्ट मतलब क्या हुआ? पर्याप्त हुआ माय डियर, क्या हुआ? पर्याप्त हुआ। एथेस्ट का मतलब होता है पर्याप्त, बस फुल है ना। एथेस्ट मतलब पर्याप्त हो गया, बहुत है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जब परंपरा की बात आएगी तो राम को कैसे भूल जाएंगे, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे भूलिएगा, है ना। तो परंपरा की जब भी याद आएगी, हम लोगों का परंपरा, हम लोगों के आदर्श राम जी है ना, तो रामविलास शर्मा जी। अगला क्वेश्चन हुआ, एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषा बोलने वाली राष्ट्र
भी असीमता होती है, बिल्कुल। देखिए, एक व्यक्ति अगर कोई भाषा, असीमता मतलब होता है क्या, पहचान होता है। अब कोई व्यक्ति भोजपुरी बोल रहा है तो उसकी वो पहचान है। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति का अगर बोली का भाषा हो जो उसका पहचान, या पूरे देश में जो लोग बोलता हो वो भी उस भाषा का पहचान होता है, और वो भी क्या है, असीमता होता है, उस पर लोग गर्व करता है। अब जो व्यक्ति मैथिली बोलता है कि यो कतक गिल्लिया, हाँ, तो ये वाला भाषा है, तो उनका उनका भी क्या है, हाँ, बड़ निक लगे छी, हाँ, है ना। तो ये भी क्या है, तो ये जो है ये भी असीमता है, ये गर्व है ना। ये गर्व है। तो यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, तो किसका है हुआ, परंपरा, है ना। गर्व महसूस हो रहा है, राम जी का लिखा हुआ, रामविलास शर्मा जी। ओके माय डियर, रामविलास कहाँ गए जी, ये रहा आपका, है ना, रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, आदिम, अरे धरना, आदिमों की, आदिम मतलब ये होता है अति प्राचीन, बहुत का पुराना, आदि मानव टाइम बना। आदि मानव तो बहुत पुराना समय का बात हो रहा है ना खेल, तो ये अति प्राचीन हो गया माय डियर, क्या हो जाएगा, अति प्राचीन, है ना, बहुत पुराना। अपर्याप्त का मतलब यथेष्ट, बट भ गए यथेष्ट चाहिए हो, यथेष्ट मतलब। अगला क्वेश्चन है, यदि मनुष्य परिस्थितियों, अच्छा, मनुष्य और परिस्थिति के बीच में क्या होता है, द्वंद्वात्मक है ना, द्वंद्वात्मक संबंध होता है। ओके, का नियामक नहीं है, तो परिस्थिति भी मनुष्य की नियामक नहीं है, कह रहे ना, दोनों में कौन सा संबंध है, द्वंद्वात्मक समय है। अगर मनुष्य परिस्थिति के नियामक नहीं होती तो परिस्थिति भी मनुष्य के नियामक नहीं होगी। यह कथन किस लेखक की है, तो हमारे रामविलास शर्मा जी के लेखक की है ना, रामविलास शर्मा जी ने ये बात कही है। क्योंकि उन्होंने कहा जो मनुष्य जो होता है और परिस्थिति जो होता है, उन दोनों में द्वंद्वात्मक समय है। अगर मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं बनता है, परिस्थिति के हिसाब से नहीं चलेगा, तो परिस्थिति भी मनुष्य का साथ नहीं देगा, नियामक नहीं होगा उसके, चलिए उसके साथ नहीं खड़ा है। ओके, तो इस प्रकार से आपका इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होता है द एंड, यानी कि आप इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हंसते हंसते पूरा सीख चुके हैं। ऐसा लगा वीडियो, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, मुस्कुराते रहें आप हमें।